हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने ये पढ़ा था कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर सोल्यूट ऐड कर दें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। उसी के अप्रोक्सीमेटली थोड़ा अपोजिट है बट सिमिलर केस है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेस का मतलब गिरावट आना उसके अंदर। गिरावट का फ्रीजिंग का मतलब कोई चीज़ का सॉलिडिफाई होना एक टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अगर कोई चीज़ मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो रही है तो हम उसके उस फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा डिक्रीज कर दें, क्लियर है, डिप्रेस कर दें, यानी कम कर दें किसी भी तरीके से, तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर लगा लीजिए, प्योर वाटर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रिज होता है। ओके, लेकिन अगर उसके अंदर मैं कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से भी डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री से नीचे तो फिर माइनस के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट उसका और भी ज़्यादा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? बेसिकली इट इज ए टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और उसकी लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर हो, या फिर कह लीजिए कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का सेम वेपर प्रेशर हो। उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर्टिकुलरली। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा? तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम पर होता है और उनका सेम वेपर प्रेशर होता है बेसिकली बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो प्योर सॉल्वेंट होगा कोई भी एक, क्या होगा बेटा, कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा एक कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है। मान लीजिए कि 17 डिग्री सेल्सियस है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले रखा है मैंने, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 17 डिग्री है। ओके, और अगर मैं उसके अंदर फिर सोल्यूट ऐड कर दूं, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देता हूं मैं, या फिर आप इसको कह सकते हो बेटा क्या बन गया मेरा, ये सॉल्यूशन बन गया ये मेरा। तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बेसिकली बेटा लेस देन 70 डिग्री आएगा आंसर में। ठीक है, वो 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। लेकिन पहले वाले पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट से अब की बार फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि डिप्रेशन आने की वजह है, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो दैट्स वाई उसको जो सॉलिडिफाई है वो और भी कम टेम्परेचर के ऊपर होगा बेटा। क्लियर? यहाँ पर सोचने के लिए आप ऊपर से लगना, जब भी हम किसी चीज को सॉलिडिफाई करते हैं तो हमें टेम्परेचर उसका डिक्रीज करना होता है, ना कि इंक्रीज करना होता है। अगर थोड़ा उल्टा सोचो, अपोजिट सोचो, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर बिल्कुल कम है, यानी कि मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा पास पास है, तो उसको सॉलिडिफाई करना और भी इजी रहेगा। तो वो इजीनेस पढ़ोगे आप यहां से। क्लियर? 0 से लग जाइए, अब यहां पर नीचे से लगिए फिर। क्लियर है? यानी कि 17 से पहले जो टेम्परेचर आएगा उसके ऊपर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करते जनरली, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज को सॉलिडिफाई करना हो तो हम ऊपर से लगते हैं, उसका टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना होता है बेसिकली। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए अगर मैं आपके लिए ग्राफ के माध्यम से अगर आप इस बात को समझाना चाहूँ मैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का। क्लियर है? और टेम्परेचर और उसके बाद वेपर प्रेशर, यहां पर मान लीजिए कि मैंने वेपर प्रेशर ले रखा है। ये टेम्परेचर होगा, इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है और इस एक्सिस के अलोंग वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मेरा। क्लियर है? तो यहां पर अब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा मैं तो। क्लियर है? तो मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट का केस लेता हूं, यहां पर पर्टिकुलर इतना वेपर प्रेशर है इसका, इस टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है? तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, उसको सॉलिडिफाई करूंगा, तो वो चीज़ सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स, और एक पर्टिकुलर रेंज आ जाएगी
जिसके ऊपर आकर के उसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अब मान लीजिए कि ये वो टेम्परेचर है जब ये क्या हो रही है बेटा, बेसिकली लिक्विडफाइड हो गई है यहाँ पर आकर के, सॉरी सॉलिडिफाई हो गई है यहाँ पर आकर के। ओके, इसके बाद चाहे टेम्परेचर कितना मर्जी घटा लो, उसके बाद ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ओके, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर आकर के वो सब्सटेंस सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो चुका है, और ये क्या है मेरा सॉल्वेंट का केस है। क्लियर है बेटा, यानी कि ये वो वेपर प्रेशर है अब इतना, और ये वो टेम्परेचर है किसका बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, मैं इसको टी नोट एफ से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर सॉल्यूशन का केस ले लूँ बेटा, तो उसके लिए अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊँगा, करते जाएंगे हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्लियर है, होता चला गया यहाँ पर आकर के अब टेम्परेचर आया है वो, जहां पर ये चीज सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वो टेम्परेचर हो गया। ये मान लो कि मेरा टी एफ है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है। क्लियर है, अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट देखिए बेटा, इससे कम है, इसका यहां पर आ रहा है, इसका और भी पीछे चला गया है। क्लियर है मेरी बात। तो अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो गैप होगा उसे कहेंगे हम लोग डेल्टा टी एफ। क्लियर है, तो बेसिकली मेरा डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वो हो जाएगी टी नोट एफ माइनस टी एफ बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा, इन दोनों का गैप हो जाएगा बीच का, उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से हमारी। तो अब अगर इसको सेम वेपर जो हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में किया था, तो ये बात भी ऑब्जर्व की गई थी कि जो डेल्टा टी एफ है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था मोलैलिटी के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थी वो मोलैलिटी में ली गई थी, यानी कि मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर, यानी कि कितने मोलल सोल्यूट ऐड है उसके अंदर, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उस बात पे डिपेंड करेगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तो इसके बराबर होगा प्रोपोर्शनल। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया बेटा कि कंसंट्रेशन जो टर्म थी वो मोलैलिटी थी, जिसके ऊपर मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक के एफ लगाते हैं, जिसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा बेसिकली बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप मोलिकुलर मास की फॉर्म में लेकर जाना चाहो तो वो भी लेके जा सकते हो। इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखिएगा बेटा, इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल दे रखे हैं सेम एज इन द प्रीवियस केस, जो पहले वाले केस में थे वैसे ही सेम यहाँ पर अब न्यूमेरिकल्स दिए मिलेंगे। इसकी इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। तो जो ये फॉर्मूला है ये आप याद रखिएगा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं आपके। क्लियर है, मोलैलिटी दी रखी होगी, के एफ दे रखा होगा, डेल्टा टी एफ आपको निकालना होगा, डेल्टा टी एफ दे रखा होगा, के एफ दे रखा होगा, मोलैलिटी निकालनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर है ये बात आपने शायद पहले ही पढ़ रखी है। क्या होता है मोलैलिटी, W2 बाई M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू में डिवाइड में M1 क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इन ग्राम्स। ओके, ग्राम में आएगा ये मास, यहाँ पर ये एक मिनट बेटा, यहाँ पर W1 आएगा, W1। क्लियर है, ये क्या है मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना वेट है मेरे सॉल्वेंट का, और ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से भी यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली बेटा। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर भी कितनी 1 2 3 4 5 टर्म्स दे रखी हैं,
तो कोई भी 4 टर्म्स आपको गिवन मिलेगी, एक टर्म आपको फाइंड आउट करनी हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। ये फॉर्मूला बेटा रट लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आएंगे। कई बार तो ये आता है कि मोलिकुलर मास क्या होगा सोल्यूट का, इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्लियर, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, M2 को इधर ले जाओ, डेल्टा TF को इधर ले आओ इसके नीचे। क्लियर, फॉर्मूला तो यही है सेम, इसको आप किसी तरीके से मॉडिफाई कर लीजिए, इट्स डिपेंड अप टू ऑन यू बेटा। क्लियर है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल्स होप सो आप लोग ट्राई करेंगे, अच्छे से करने हैं आपको वो न्यूमेरिकल्स, सोल्ड और अनसोल्ड। अनसोल्ड आज शाम 6 o'clock तक मेरे पास आ जाने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या क्या है, फायदे क्या है। बहुत फायदे हैं बेटा। क्लियर है। नंबर 1, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एंटी फ्रीज हो, यानी कि जो जमे ना। जैसे कि आप लोग ये लगा लीजिए, जो ठंडे इलाकों में, कोल्ड सिटीज के अंदर या फिर कोल्ड कंट्रीज जो होती हैं बिल्कुल, जहाँ पर 0 डिग्री से भी कम तापमान रहता है बेसिकली, अगर वहाँ पर जो कार वगैरह चलती है, जो व्हीकल्स चलते हैं जनरली कार वगैरह, जिनके रेडिएटर में वाटर डलता है, आपको पता होगा। क्लियर है, उन गाड़ियों के अंदर पानी डलता है बेसिकली बेटा। क्लियर है। लेकिन वहाँ का अगर तापमान 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम होगा तो वो पानी वहाँ पर बर्फ बन जाएगा उस रेडिएटर के अंदर, तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो गाड़ी को चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, रेडिएटर के अंदर जो पानी डालते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा। यानी कि अगर पानी 0 डिग्री पे जमता है तो अब -14 डिग्री पे जमा करेगा। क्लियर है। उसके लिए वो लोग जर्नली यूज करते होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या यूज करते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या कहते हैं बेटा इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल। कहाँ पर यूज करते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं या कोल्ड सिटीज है हमारे देश के अंदर, शिमला वगैरह, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके जहाँ पर 0 डिग्री से भी कम तापमान चला जाता है, तो उन वहाँ पर जो कार्स वगैरह होते हैं या जो भी जनरली 4 व्हीलर्स होते हैं, उनके अंदर रेडिएटर होता है जिसके अंदर पानी डलता है ताकि गाड़ी गर्म ना हो जाए, इंजन गर्म ना हो जाए। तो अगर वहाँ का तापमान 0 डिग्री या 0 से कम है बेटा, तो वो पानी रेडिएटर के अंदर रखा हुआ सोलिडिफाई हो जाएगा, उसकी आइस बन जाएगी, तो वो इंजन को क्या नहीं कर पाएगा, फिर ठंडा नहीं कर पाएगा, हेल्प नहीं करेगा गाड़ी की प्रॉपर मूवमेंट में। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं वाटर के अंदर जनरली कोई सोल्यूट ऐड करते हैं जिसके अंदर से जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। ओके, ताकि वहाँ पर गाड़ी लो टेम्परेचर के ऊपर ही बड़ा स्मूथली रन कर सके। उसके बाद आता है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड। क्लियर है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स, यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं हमारे देश के अंदर भी, जो कोल्ड सिटीज़ है बेसिकली, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला वगैरह हो गया, जो पहाड़ी इलाके हैं जनरली, जहाँ पर सड़कों के ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है, सड़कों इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर कि सड़कों के ऊपर भी, रोड्स के ऊपर भी आइस डिपॉजिट हो जाती है। और कई कंट्रीज भी ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, रोड के ऊपर टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है वहाँ पर कि रोड्स के ऊपर आइस डिपॉजिट हो जाती है। तो उस आइस को रिमूव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उस आइस, उन रोड्स के ऊपर सोल्यूट डाल देते हैं। जैसे ही बर्फ़ जमी हुई है मान लो रोड के ऊपर, तो जनरली वहाँ पर जो सोल्यूट ऐड करते हैं वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, NaCl, CaCl2, इन सोल्यूट का ऐड करते हैं। NaCl जो नमक होता है हमारा, उसका भी यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं। सिंपल मान लो सड़क के ऊपर अगर बर्फ़ डिपॉजिट हो रखी है तो उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, नमक छिड़क देंगे। क्लियर, नमक डाल देंगे तो वो जो बर्फ़ होगी वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होकर के वहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि पानी, उसके जो आइस है उसके ऊपर नमक डालने से वो उसके अंदर धीरे धीरे ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएगा नमक वो। क्लियर है, ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो पहले वाटर था अब उसके अंदर सोल्यूट चला गया, और सोल्यूट जाने से
फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस का मतलब कम हो जाएगा। कम होने का मतलब पहले अगर 0 डिग्री पे पानी जम रहा था तो अब 0 से भी कम टेम्परेचर पर वो पानी आइस बनेगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, इन दोनों को होप सो आप सभी रिमेंबर रखेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? वेरी गुड बेटा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सोल्ड अनसोल्ड। अनसोल्ड वाले मेरे पास आज शाम 6 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। तो आपकी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।